अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज दिन में एक ही घंटे के दौरान 3 बड़ी खबरें सामने आईं। पहले खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत के मामले पर आज खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। फिर खबर सामने आई कि तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी है। और फिर उसके बाद खबर सामने आई कि साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खत के मामले पर हुकूमती इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआजरत कर ली है। अब ये बहुत अहम पेशरफ थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस ने एक संगीन मामला अपने इदारे के सरबराह के पास भेजा था, जिन्होंने हुकूमत से मुशावरत के बाद इंक्वायरी कमीशन बनवाया था। लेकिन जिस जज पर इस काम के लिए एतमाद किया गया, उन्होंने ही जिम्मेदारी उठाने से मुआजरत कर ली है। और क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज खुद नोटिस लेने की खबर और जस्टिस तसद्दुक जिलानी की कमीशन की सरबराही से मुआजरत की खबर, ये दोनों खबरें एक साथ सामने आई थी, तो इस पर हमने खुद जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी से पूछा कि क्या आपने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मुआजरत सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस लेने के ऐलान से पहले की थी या बाद में की थी। तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने से पहले ही मुआजरत कर ली थी। यानी जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खुद नोटिस लेने से पहले ही उन्होंने कमीशन की सरबराही से मुआजरत कर ली थी, और इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। जबकि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी मुआवज़त से मुताल्लिक़ ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 30 मार्च 2024 को होने वाले काबीना के इजलास के तहत मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों की जानिब से 25 मार्च को लिखे गए ख़त में लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया। और कमीशन की सरबराही से मुताल्लिक़ मुझ पर एतमाद का इजहार करने के लिए मैं आपका और काबीना का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझ पर एतमाद जाहिर करने के लिए मैं चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा और उनके बाद सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खत के मुताबिक मैंने 6 जजों के मज़कूरा खत और काबीना की तरफ से मंजूर करदा TORs के साथ साथ मुतल्लिका आईनी शिक यानी आर्टिकल 209 का जायजा लिया है, क्योंकि यह खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अराकीन और उसके चेयरमैन यानी पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लिखा गया है। इसलिए मेरे लिए ऐसे मामले की तहकीकात करना अदालती इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी होगी, जो किसी आईनी इदारे के दायरा इख्तियार में आ सकती है, जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या खुद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है। तसद्दुक जिलानी के खत के मुताबिक मेरा ये भी ख्याल है कि इंक्वायरी के हवाले से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जजिस के खत के मौजू से मुताबिकत नहीं रखते हैं, जिसमें 6 मौजिज़ जजों ने कहा था कि हम इंटेलिजेंस एजेंसियों के कारकुनों समेत एग्जीक्यूटिव के अराकीन की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों की इतला देने और उनका जवाब देने से मुताल्लिक एक जज के फ़र्ज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई हासिल करने के लिए यह खत लिख रहे हैं, जो उसके सरकारी कामों की अंजामदही में मुदाखलत करना चाहते हैं, जो डराने धमकाने के मुतरादिफ है। इसके साथ साथ इस तरह के किसी भी अमल की इतला देने के फ़र्ज से मुताल्लिक रहनुमाई हासिल करने के लिए ये खत लिख रहे हैं, जो जज के साथियों और अदालतों के अराकीन के सिलसिले में उसके इल्म में आते हैं। तसद्दुक जिलानी के खत के मुताबिक 6 जजिस ने अपने खत के आखिर में किसी मैकेनिज्म से मुताल्लिक इदारा जाती मुशावरत की बात की है। अगरचा ज़ेरे बहस खत शायद आइन के आर्टिकल 209 के पैरामीटर्स के अंदर ना आए, लेकिन पाकिस्तान के मौजिज़ चीफ जस्टिस अदालत के सरबराह होने के नाते खत में उठाए गए मसाइल को इदारा जाती सतह पर हल कर सकते हैं। इन वजूहात की बिना पर मैं कमीशन की सरबराही करने और मामले की इंक्वायरी को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक खुद को अलहदा करता हूँ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की इस मुआवरत के बाद हुकूमती कमीशन पर सवालात उठ गए हैं। पिछले एक हफ्ते से तनाज़ा मुल्क की अदलिया और सियासत का मरकज़ बना हुआ है। 25 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अराकीन को खत लिखा था और अदालती मामलात में मुदाखलत के लिए खुफिया एजेंसियों की जानिब से दबाव और धमकियों के वाक़यात का जिक्र किया था। इस खत के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा कि जिस दिन यानी 26 मार्च को यह खत चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को मौसूल हुआ, तो उन्होंने उसी दिन रात 8 बजे अफ्तार के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाकी जजिस को अपने घर पर बुला लिया और तमाम जजिस के तहफ़्फ़ुज़ात इनफरादी तौर पर सुने गए। फिर इसके अगले ही दिन 27 मार्च को चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून आज़म रज़ीक़ तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से मुलाकात की। फिर इसके बाद चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और पाकिस्तान बार काउंसिल के इस्लामाबाद में मौजूद सबसे सीनियर रुकन से मुलाकात की। और फिर उसी दिन 4 बजे सुप्रीम कोर्ट के जजिस की फुल कोर्ट मीटिंग हुई, जिसमें जजिस के खत का जायजा लिया गया और फिर जजिस की अक्सरियत के दरमियान ये इत्तफाक पैदा हुआ कि चीफ जस्टिस को वज़ीर आज़म से मुलाकात करनी चाहिए। और फिर अगले दिन 28 मार्च को वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल के साथ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से मुलाकात की। इस मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार भी मौजूद थीं। ये मीटिंग तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही और फिर उस मुलाकात के बाद फौरन बाद वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल मीडिया पर आए और वज़ीर कानून आज़म रज़ीक़ तारड़ ने हुकूमत की जानिब से इस मामले पर
रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया, जबकि इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग भी शुरू हो गई और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के एलामिया के जरिए भी हुकूमती इक़दाम की ताईद और तौसीक की गई, जिसके बाद हमारे प्रोग्राम में वजीर कानून आज़म तरीन तारड़ ने बताया कि इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी, जिसे हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस के ही कहने पर वजीर आज़म उनसे मिले थे। फिर हफ्ते को काबीना ने एक रुकनी इंक्वायरी कमीशन और उसके TORs की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया। वफाकी काबीना के मंजूर करदा TORs के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन जजिस के खत में आयद किए गए इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा और तयन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलविस था। कमीशन अपनी तहकीकात में सामने आने वाले हकाइक की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन को यह भी इख्तियार होगा कि वो इंक्वायरी के दौरान जरूरी समझे तो किसी और मामले की भी जांच कर सके। इसके अलावा काबीना ने जजिस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्जाम की नफी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया, मगर इसके साथ ही हुकूमती कमीशन पर एतराज़ात बढ़ने लगे। तहरीक इंसाफ ने तसद्दुक जिलानी के नाम पर भी एतराज़ कर दिया। हालांकि माजी में इमरान खान उनकी तारीफ़ें करते रहे हैं। फिर इस दौरान मुल्क भर के 300 से ज़ायद वकला ने सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर खुद नोटिस लेने के लिए ख़त लिखा। और आम बात यह है कि ख़त लिखने वाले वकला में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी भी शामिल थे। इसके अलावा ख़त में वकला तंजीमों से फौरी तौर पर वकला कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा भी किया गया, मगर मुल्क की बड़ी वकला तंजीमों ने हुकूमती कमीशन और जस्टिस तसद्दुक जिलानी पर एतमाद का इजहार कर दिया, जिनमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल थी। मगर बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया और फिर आज अचानक जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने खुद ही कमीशन की सरबराही से मुआज़रत कर ली और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लेकर इस मामले पर 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा कर रहे हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा हैं। यह 7 रुकनी बेंच बुध को इस मामले की समाअत करेगा। बहरहाल अभी भी हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन का फैसला मौजूद है, मगर इस वक्त इसका कोई सरबराह नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस भी ले लिया है। जबकि आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस को खुशाइंद करार देते हुए मुतालबा किया है कि बेंच के अरकान की तादाद बढ़ाई जाए, मगर तहरीक इंसाफ ही की तर्जुमान ने खुद नोटिस के बाद चीफ जस्टिस पर शदीद तनकीद कर दी है और चीफ जस्टिस इस्तीफे का मुतालबा करते हुए रऊफ हसन ने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान मिली भगत थी जो जस्टिस तसद्दुक जिलानी की मुआज़रत से एक्सपोज हो गई है। इसके अलावा उन्होंने 7 रुकनी बेंच के बाकी 6 जजेस को चीफ जस्टिस के पसंदीदा जजेस करार दे दिया। दोनों का मौक़िफ़ देखिए। सुप्रीम कोर्ट का अजहुद नोटिस लेना अच्छा इकदाम है। ये सब बारों का भी मुतालिबा था, हमारा भी मुतालिबा था कि ये बेसिकली इशू है जुडिशरी का, तो जुडिशरी के लिए सोमोटो लेना बड़ा ज़रूरी था। आप इसको सिंगल मेंबर कमीशन में नहीं भेज सकते थे, क्योंकि सिंगल मेंबर अगर बैठता है तो उसके पास कमीशन बनता है इंक्वायरी कमीशन एक्ट के मुताबिक, तो वो जज पावर एक्सरसाइज करता है लाइक अ सिविल जज, और ये बड़ा सीरियस मैटर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सोमोटो लेना बड़ा ज़रूरी है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बेंच के मेंबरान बढ़ाने चाहिए, पूरा सुप्रीम कोर्ट इस पे कर ले। अब इस मामले के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कोई लोकल स्टैंड ही नहीं रहता कि वो एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कंटिन्यू करें, उनको छोड़ देना चाहिए। ये मिली भगत थी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान, जो कि जस्टिस जिलानी साहब की रिपूजल की वजह से एक्सपोज हुई है। हम इस मामले को दबने नहीं देंगे। PTI इज डिटरमिन्ड कि इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक हमने लेके जाना है। फुल कोर्ट होनी चाहिए। 7 जजेस का जो बेंच है वो हमें कबूल नहीं है और हम इसको नहीं मानेंगे और हम इसको चैलेंज करेंगे। हमें ये खौफ है कि ये जो 6 जज साहिबान है जो इस वक्त बेंच के ऊपर नॉमिनेट हुए हैं, ये उनके अपने पसंदीदा जजेस हैं और सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया। हमारे साथ वफाकी वजीर कानून आज़म तरीन तारड़ साहब मौजूद। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जिस दिन ये बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, आप हमारे प्रोग्राम में आए थे और आपने बताया कि जो फुल कोर्ट ने डिसाइड किया उसकी अक्सरियत ने वही मामला वज़ीर आज़म के सामने रखा। चीफ जस्टिस खुद वज़ीर आज़म से मिले और अपनी ख्वाहिश पर मिले। वज़ीर आज़म फ़ौरन मान गए। फिर जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके रात में हमने फुल कोर्ट का एलामिया भी सामने आया, मगर आज सुमोटो अदालत ले लेती है। तसद्दुक जिलानी साहब मना कर देते हैं। तसद्दुक जिलानी साहब बाकायदा तौर पर मना करते हुए ये भी लिखते हैं कि उनके ख्याल में ये मामला कमीशन को नहीं टेकअप करना चाहिए। और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा सुमोटो से पहले ही मैंने अपना खत लिख दिया था वजीर आजम को, उससे पहले ही मैं मना कर चुका था। आप खुद सरप्राइज हुए सुमोटो पर? मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ कि जिलानी साहब का जो इतला थी खत की सूरत में वो आ चुकी थी वजीर आजम हाउस में, और वो तकरीबन मेरे ख्याल में इस वो मोटो वाले मामले से कोई 1 घंटा पहले उनका जो इत्तला थी बजरिया इलेक्ट्रॉनिक, जो आजकल ये फ़ोनों पे सिलसिला होता है व्हाट्सएप और ईमेल, उस पे आ गई थी। लेकिन मुझे हैरानगी इसलिए हुई कि मेरे तो वो बहुत पसंदीदा तरीन अदालती शख्सियात में से हैं अपनी इंडिपेंडेंस की वजह से और
नेकनामी की वजह से, और यही वजह थी कि फुल कोर्ट के बाद जब मीटिंग हुई तो जो 2-3 नाम डिस्कस हुए चीफ जस्टिस साहब और वजीर आजम साहब की मीटिंग में परसुएंट टू फुल कोर्ट डिस्कशन, तो अक्सरियत का कहा गया कि अक्सरियत का ख्याल था कि ये 2-3 नाम हैं, आप अगर इनमें से मुनासिब समझें। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो सरे फहरिस्त नाम है हम उन्हें ही पहले कंसल्ट करेंगे। तो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई, मैंने उनसे पहले रब्ता किया, उन्होंने कहा मुझे आप सोचने का मौका दें। फिर अगले रोज जब कैबिनेट मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अगर सारी कैबिनेट यूनानिमसली ये कर रही है और सारे ही स्टेक होल्डर्स की ये ख्वाहिश है तो बिल्कुल कर लेंगे। बल्कि कैबिनेट ने जब TOR फाइनल किए तो इनकी नॉमिनेशन पे आके उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कि बेहतर ये है कि आप दोबारा उनसे पूछ लें। तो मैंने फिर टेलीफोनिक रब्ता किया, कैबिनेट रूम से निकल के लाहौर में हम बैठे थे, बाकी लोगों ने जूम पे ज्वाइन कर रखा था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मैंने उन्हें बताया कि जी सब ने आप पे इत्तफाक किया है, तो आप ये ऐसी जिम्मेदारी है, हम समझते हैं कि आपसे बेहतर शख्स नहीं हो सकता कोई। तो उन्होंने बखुशी कबूल किया। मेरे ख्याल में फिर जो कुछ शाम को इवेंट्स हुए और इसको जिस तरह से पोलिटिसाइज किया गया और जिस अजीब तरीके से एक धावा बोला गया, अनफॉर्चुनेटली वो जो आज मैं कोई एक ट्वीट पढ़ रहा था कि ये जो सड़क और सड़क की सियासत है इसने हमारा बड़ा नुकसान किया है, ये भी शायद वजह बनी है। मैं तो इसलिए बड़ा दिल गिरफ्ता हूँ। वैसे मगर मसला ये है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो रीजनिंग दी है वो कानूनी तौर पर दी है। अगर वो आपने कहा 2 दफ़ा आपने राब्ता किया और दोनों दफ़ा वो मान गए, तो वो तो कह रहे हैं 209 के तहत तो वो समझते नहीं है कि ये दायरा इख्तियार में आता है। वो तो समझते हैं चीफ जस्टिस को बता रहे हैं कि उन्हीं को ये मामला एड्रेस करना चाहिए और हुकूमत को बता रहे हैं कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेज हैं वो मुताबिकत नहीं रखते जजिस के खत से। तो वो तो मुतमईन नहीं है कि कतई तौर पर वो समझते ही नहीं है कि कानून के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए इस कमीशन के साथ। शाहजेब साहब, हमने तो उन्हें टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी उनकी कंसेंट से पहले फॉरवर्ड कर दिए थे और उन्होंने उन्हें बिल्कुल देखा, लेकिन मैं अब इस बहस में नहीं पड़ता। वो बहुत एक मैं कहता हूँ बड़ा नाम है और हमेशा उन्होंने बड़ा इंडिपेंडेंटली अदालत में भी और ज़ाती ज़िंदगी में भी उन्होंने एक तरीके से अपने आप को कंडक्ट किया है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता, ये उनका बेस्ट डिसीजन है उनकी अपनी समझ में। हमें बाहर क्या खुशी होती कि जिस तरह से इस सारे मामले में हुकूमत से एक ख्वाहिश का इजहार किया गया था कि आप इन लाइंस के ऊपर सोचें और करें। देखिए, हुकूमत को तो इसलिए हम पूछे ना जी, काबीना को या वजीर आजम को, कि ये फैसला अगर उनका अपना हो कि इसमें कमीशन बनना चाहिए और फिर कमीशन की सरबराही किसके पास होनी चाहिए। जो मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम की मुलाकात के बाद मैंने भी मीडिया से जो गुफ्तगू की और उसके बाद जो अलामिया जारी हुआ सेकंड फुल कोर्ट मीटिंग के बाद, वो बिल्कुल सिंक्रोनाइज चीज़ें थी। जो बातें हुई वही थी कि उसमें बताया गया कि फुल कोर्ट में जो डिस्कशन हुई उसके नतीजे के तौर पे वजीर आजम से मुलाकात की गई और फिर वजीर आजम साहब को कहा गया कि बेहतर है कि इसमें आप कमीशन कायम करें और उसमें ये कुछ लोग हैं जिनके नाम जिक्र किया गया कि इनमें से किसी को उसकी सरबराही दी जाए। हमने तो बल्कि TOR के हवाले से भी जज साहब से भी बिल्कुल उनको पहले शेयर कर दिए थे और जो मुमकिना क्वार्टर्स थे उन्हें भी कहा कि इन लाइंस के ऊपर कमीशन बन सकता है। उस मीटिंग में एक TOR की खदो खाल भी जो थे वो बिल्कुल बयान हुए। एनीवे, ये कुछ चीजें हैं जिन पे आप मजीद बहस नहीं करते। मगर साहब, आपने कहा कि आप हैरान नहीं हुए। चले, तसद्दुक़ जिलानी साहब को तो आप कह रहे हैं आपने पहले TORs भी बताए थे, उनका कंसेंट भी लिया था, 2 दफ़ा बात हुई थी, उसके बावजूद उन्होंने ये किया, आप दिल गिरफ्ता है। मगर सारा का सारा कंसेंसस से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जैसे काजी फायद ईसा से मुलाकात के बाद और उनके अपनी डिमांड के तहत हुआ था, तो आप क्यों नहीं ये सरप्राइज्ड कि अगर एक तसद्दुक़ जिलानी साहब ने मना कर दिया तो वो हुकूमत से कंसल्ट करते, एक और नाम आप देते, उन्होंने अचानक सुमोटो ले लिया? नहीं, मेरे ख्याल में जो माहौल है इस वक्त बना हुआ और जिस कदर बाइफरकेशन है और जिस कदर तनाव है माहौल में, चीफ जस्टिस साहब ने मेरे ख्याल में ये बिल्कुल बेहतर किया, उनका साहिब फैसला। देखिए ना, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि कल जब हुकूमत ने कमीशन कायम कर दिया और जिलानी साहब का जब नाम सामने आ गया और ये फैसला कर दिया काबीना ने, तो सबसे जो मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट इसमें प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो बार की इलेक्टेड बॉडीज हैं जिन्होंने हमेशा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया है। आपने खुद देखा कि जो पाकिस्तान की मौक्कर बार
बॉडीज हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सूबाई बार काउंसिल सी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की कुछ 6-7 मैंने एलामिये देखे। उन्होंने खैर मकदम किया कि ये बहुत अच्छी नॉमिनेशन हुई है और उन्होंने इस एतमाद का इजहार करते हुए तवक्को जाहिर की कि वो शफाफ तरीके से इंक्वायर करके इस मामले की रिपोर्ट जो है वो मुरतब करेंगे और ये सिलसिला अगर ये बातें दुरुस्त है तो उस पर वो सख्त सिफारिशात की हम उनसे तवक्को रखते हैं। इसके बाद मुझे खुद बड़ी एक तरह से तमानियत थी कि हमने सही इंतखाब किया है और सही रास्ते पे हम चले हैं। बार कैफ ये जज साहब की अपनी सवाबदीद है। मैंने जैसे कहा कि मगर इफ यू आर नॉट सरप्राइज्ड तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सरप्राइज किया, कोई ऐसी कमिटमेंट थी जो पूरी नहीं की कि आपको कम्युनिकेट किया गया जिसकी वजह से उन्हें सुमोटो लेना पड़ा? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल हुकूमती मौक़िफ़ के तौर पे लें, ये मेरी ज़ाती राय भी नहीं है। मैं क्योंकि सारे मामले में लम्हा बलम्हा हुकूमती सर्कल्स में मैं खुद इससे मुंसलिक रहा हूँ। वज़ीर आज़म साहब के तमाम फैसले, काबीना के फैसले, कैबिनेट डिवीजन की समरी की तैयारी, एजेंडे पे जो डिस्कशंस हुई, उसके बाद जो कुछ हुआ, मैंने कहा कि मैं सरप्राइज इसलिए नहीं हुआ कि जब सदर गिलानी साहब ने इत्तला कर दी कि वो मुनासिब नहीं समझते इस कमीशन में बैठना, तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये एक साइड फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सुओ मोटो नोटिस ले लिया और शायद इसी वजह से अब मामला जो है वो सब जुडिस होकर जो मुनासिब वो समझेंगे। एक चीज जरूर आएगी, आपसे भी लोगों ने ये डिस्कस किया होगा, आपने खुद भी देखा होगा, जो मुझे थोड़ी सी हैरानगी है इसमें या जो एक सवालिया निशान है वो ये है कि आया 184(3) की प्रोसीडिंग्स में फैक्चुअल इंक्वायरीज हो सकती हैं? बतौर कानून के और आइन के तालिब इल्म के मैं समझता हूँ कि फैक्चुअल इंक्वायरीज नहीं हो सकती, क्योंकि ये वही जुरिस्डिक्शन है जो 199 में हाई कोर्ट्स इस्तेमाल करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। तो एक उसका फिर शायद मुमकिना नतीजा वही हो जो माजी में होता है, आइदर कमीशन और JITs, क्योंकि ये जज साहिबान इसमें है, खुद इन्वॉल्व है, उनका मामला है, तो शायद इन्वेस्टिगेशन टीम तो मुनासिब नहीं है। कोई एक ऐसी सूरत निकले कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये मुनासिब समझे कि उन्होंने इसको इंक्वायर किसी कमीशन के जरिए करवाना है या वो खुद देखें इन सवालों के जवाब कैसे देने हैं। ये अब जाहिर है एक सब जुडिस मसला है, तो ये सवाबदीद अब उस बेंच की है। अच्छा, मगर ये जो बेंच है ये 7 रुकनी है और अवेलेबल अभी इस वक्त 7 रुकनी बेंच ही है इस्लामाबाद में। बाकी लाहौर और कराची रजिस्ट्री में जजेस हैं, मगर तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही है कि फुल कोर्ट होना चाहिए। अगर अभी फिलहाल 7 रुकनी बना भी है तो आप इंडोर्स करते हैं इस मुतालबे को कि फुल कोर्ट देखे इस मामले को? देखिए, मैं इसलिए इंडोर्स करते हुए मैं झिझकता हूँ कि हमारी हर बात का दूसरा मतलब लिया जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आने के बाद उसमें एक अपील का मैकेनिज्म दिया गया है। तो एक वजह यह भी हो सकती है कि चीफ जस्टिस साहब ने या उनकी जो कमेटी है, जाहिर है ये सुओ मोटो हुआ है तो कमेटी का डिसीजन होगा ना जी, चीफ जस्टिस साहब और उनके साथ 2 सीनियर जजेस। अब एक तो ये भी इसमें विजडम हो सकती है कि उन्होंने छोड़ दिया कि अपील के लिए कम से कम के अपील सुन सके। दूसरी बात है कि हम खुद कहते रहे हैं कि जब फुल कोर्ट बैठ जाती है तो कलेक्टिव विजडम जो है वो प्रिवेल कर जाती है, फिर अपील की जरूरत नहीं रहती। तो मैं मेरे ख्याल में इस पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि ये PTI का एक अपना बयानिया है। हम तो जो हमने किया नेक नीति से किया। मैं सवाल को रिफ्रेश कर देता हूं, बतौर लॉ मिनिस्टर, बतौर सीनियर वकील, आप खुद क्या समझते हैं आपकी दानिश में, क्या फुल कोर्ट होना चाहिए? मेरे ख्याल में, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं समझता कि इसमें फुल कोर्ट की जरूरत है। ये 5 जजेस का बेंच, 3 जजेस का, 7 जजेस का बेंच भी बैठ के ये फैसला कर सकता है कि इसमें क्या मैकेनिज्म होना चाहिए, किस तरह से इस मामले को इंक्वायर होना है, या जो सवाल उन्होंने उठाए हैं खत में आया वो किस तरह से उनका जवाब होगा। तो लेकिन बाहर क्या, क्योंकि अब ये मामला अदालत में है और ये सवाबदीद उस बेंच की होगी कि वो लार्जर उसको कन्वर्ट करना चाहे फुल कोर्ट में,
तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है कि वो 7 जज साहिबान सुने या वो 14 सुने या 15 सुने, हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर कानून अरब तारड़ साहब बातें बता रहे थे। उनके मुताबिक बाकायदा तौर पर रब्ता किया गया तसद्दुक़ जिलानी साहब से, नोटिफिकेशन से पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी शेयर किए गए, उन्होंने अपनी रजामंदी दी, 2 दफ़ा उनसे बात की गई, उसके बावजूद उन्होंने मना किया। दिल गिरफ्तार हैं इस बात पर बकौल वज़ीर कानून। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब। तहरीक इंसाफ का बड़ा सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने पहले ही मुस्तरद कर दिया था हुकूमत की तरफ से जो कमीशन की बात थी। आप ये कह रहे थे कि अदालत खुद इस मामले को देखे। अब अदालत ने खुद सुमोटो लिया है, एक 7 रुकनी बेंच बनाया है। अब तहरीक इंसाफ उसे मुस्तरद करते हुए फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही है। मगर इस वक्त ये मसला ये है कि जो 3 जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब, वो लाहौर रजिस्ट्री में हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस सैयद हसन रिजवी साहब, वो कराची रजिस्ट्री में हैं। क्या किया जाए? मैं समझता हूँ अच्छा किया है, ये बड़ा अच्छा फर्स्ट स्टेप है। इन्होंने अवेलेबल जजेस को सबको बिठा दिया है। इस्लामाबाद में 7 ही जजेस अवेलेबल थे और इसका मतलब ये है जो इन्होंने ऑर्डर किया कि अवेलेबल जजेस को पहले हियरिंग करेंगे। इसका मतलब ये है कि ईद के बाद जब ये बेंचेस पे सब जजेस आ जाएंगे तो इंशाल्लाह ये फुल कोर्ट ही हियरिंग करेगी इस केस की। अच्छा, आप ये अज्यूम कर रहे हैं या ये मुतालबा भी कर रहे हैं साथ में कि फुल कोर्ट ही इसकी हियरिंग करे? मैं समझता हूँ मुनासिब यही है कि फुल कोर्ट करे और हम अदालत के सामने रिक्वेस्ट भी यही करेंगे कि आप फुल कोर्ट ही सुने इस केस को, इसकी अहमियत को सामने रखते हुए। जिस तरह से सहार चौधरी साहब के केस को भी फुल कोर्ट ने ही सुना था और इसी तरह से गाजी फाइज साहब के केस भी फुल कोर्ट ने सुना था, तो ये केस भी फुल कोर्ट ही सुने। अच्छा, अब एक बात जो ये कही जा रही है कि क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद अब जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन है उसमें अपील का राइट दे दिया गया है, तो इसलिए 7 रुकनी बेंच सुनेगा तो ही जो अलग जजेस हैं वो इस अपील को सुन सकेंगे अगर ये कोई फैसला करते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा मुख्तलिफ नोयत का मामला है। ये किसी की पिटीशन पर तो नहीं ये मामला आ रहा है, ये सो मोटो लिया जा रहा है एक जजेस की कंप्लेंट के ऊपर। तो यहाँ पर वो सूरत हाल नहीं है जिसको हम एडवर्सरियल कहते हैं कि 2 मुतहारब पार्टीज एक दूसरे के सामने हैं, एक के हक में फैसला होता है तो दूसरा एग्रीव्ड होके अपील कर देता है। यहाँ ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अच्छा, और आप समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, अगर मामले की फिर इंक्वायरी अगर करानी हो कि जजेस ने जिन पर इल्जामात लगाए हैं किस हद तक दुरुस्त क्या मामला है, तो आखिर में तो एग्जीक्यूटिव पर ही उन्हें इंहिसार करना पड़ेगा, उन्हीं के इदारों पर इंक्वायरी के लिए इंहिसार करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे अदारे एग्जीक्यूटिव अदारे हैं जिन पर ये इल्जाम लगा है कि उन्होंने अदालत की मामलात में मुदाखलत की और अदालत पर दबाव डालने की कोशिश की अपनी मर्जी के फैसलों के लिए। तो इसलिए इस मामले में मुनासिब यही रहेगा कि अदलिया ही इसमें इंक्वायरी करे कि असल बात क्या थी और क्या उसके बाद इक़दाम लेने चाहिए। अच्छा, मगर फिर कमीशन से कैसे कुछ मुख्तलिफ कर पाएगी अदालत अगर अदालत ने खुद सुमोटो लिया है? तसद्दुक़ जिलानी साहब अगर नहीं कर रहे हैं इसकी इंक्वायरी? नहीं, मेरा मतलब कमीशन वाला मामला तो खत्म हो गया ना। वैसे भी खुद भी जिलानी साहब ने ये बात कह दी और दुरुस्त कही कि यहाँ पर ये जो 2017 कानून नहीं लगता, क्योंकि ये मामला आईनी इदारों के पास पहले से है, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये सुप्रीम कोर्ट, जिनके पास इन्होंने ऑलरेडी शिकायत की हुई है। और चूंकि ये अदलिया से मुतल्लिका है, लिहाजा इंतजामिया का कोई काम नहीं है इस मामले में मुदाखलत करने का या इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने का। तो लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो जो कमीशन है जो कि 2017 के लॉ के तहत बनाया गया था, वो अदलिया के मामलात को नहीं देख सकता। सब और फिर मुझे बताइएगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है, या तो आइंदा का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बनाए अदालत, या जो इल्जामात हैं उनकी तहकीकात भी करे अदालत, क्योंकि तहकीकात करेगी तो क्या फिर एक JIT बनाई जाए? देखिए, इस मामले में इन्होंने वो मुनासिब जो भी करेंगे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट कि इस मामले में आप कोड ऑफ कंडक्ट में कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, आपका क्या मशवरा है। ये हो सकता है क्योंकि ये मामला इस नौयत का है जिसमें पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी का मुस्तकबिल एट स्टेक है। लिहाजा
दोनों ही इदारे एक दूसरे को इन टच रह सकते हैं और एक दूसरे से मामलत कर सकते हैं। असद, और किस हद तक मामला जाए, हामिद खान साहब, आप ज़ाहिर ज़ाती तौर पर तहरीक इंसाफ में रहते हुए भी दो मामलात में राइट साइड पर खड़े हुए, चाहे वो शौकत अली सिद्दीकी साहब का मामला हो या जिससे काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस का मामला हो, मगर अब तहरीक इंसाफ तस्लीम करती है, उस वक्त शायद आपसे इतनी खुश नहीं थी कि ये दोनों हजरात ठीक थे, तो मामला फिर जाए, अगर माजी में जाएगा तो खुद तहरीक इंसाफ के ऊपर भी सवालात नहीं उठेंगे? देखिए, पार्टियों की अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं इस मसले को एक कौमी मामला समझता हूँ और अदलिया से रिलेटेड बार और बेंच का मामला समझता हूँ। मैं समझता हूँ पार्टीज को इसमें नहीं आना चाहिए, इसको अदलिया को रिजॉल्व करना चाहिए और इसमें बार का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे नजदीक इसको बार की हद तक यदि वकला और जजेस के मामला को सामने रखते हुए उन्हें ही इस मामले का हल तलाश करना चाहिए। जब भी पार्टीज आ जाएंगी तो ये मामला पार्टीजन हो जाएगा, मुतनाज़िया हो जाएगा और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। अच्छा, आज ज़रा जो क्योंकि प्रैक्टिसिंग प्रोसीजर एक्ट के बाद जो 3 रुकनी कमेटी है वो कोई भी बेंच बनाती है, और ख़बर यही आई कि जैसे मुनीब अख्तर साहब और जैसे मंसूर अली शाह साहब के कंसेंसस से बना, ऐसा भी नहीं है कि कोई इख्तलाफ था, मगर उसके बावजूद जो आपकी पार्टी के तर्जुमान रऊफ़ हसन साहब, उन्होंने तो कहा कि मनपसंद अफराद का बेंच बनाया। हालांकि इसमें जैसे मंसूर अली शाह हैं, जैसे याया अफरीदी हैं, जैसे अतर मिनल हैं, जैसे जमाल मंदुखेल शामिल हैं। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने मनपसंद अफराद का ये बेंच बनाया है और चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया उन्होंने। मैं समझता हूं कि उनको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, पार्टीज का ये मामला नहीं है, क्योंकि जब पार्टीजन होगा तो फिर बात कहीं से कहीं और चली जाती है। मेरे ख्याल में इस पर गौर करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता सियासी जमातों को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए। ये मामला अदलिया और बार के सुपुर्द कर देना चाहिए, वो बेहतर समझ सकते हैं और उनका कोई एंगल भी नहीं होगा। वरना जब कभी सियासी जमातें आती है तो उनका उसमें एंगल आ जाता है, और चाहे एक सियासी जमात दुरुस्त तौर पर भी कह रही हो तो दूसरी सियासी जमात को एक बहाना मिलता है उस बात को अटैक करने का। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। हम मौक़िफ़ दे रहे थे, ये हुआ क्या है आज, अंदर की बात क्या है, किस तरीके से ये अचानक सू मोटो हुआ, तसद्दुक़ जिलानी साहब ने मना किया। बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। में दोबारा खुशामदीद नाजरीन। सूरत हाल पेचीदा हो गई है। तसद्दुक़ जिलानी साहब कह रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो से पहले ही हुकूमत को ये कन्वे कर दिया था कि वो कमीशन की सरबराही नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर कानून, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि 1 घंटे पहले उन्होंने मना कर दिया था, बाद में सुमोटो हुआ है, मगर उन्होंने ये बताया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी पहले शेयर किए थे तसद्दुक़ जिलानी साहब के साथ, और साथ ही उन्हें उनकी रजामंदी ली गई थी, 2 दफ़ा उनसे बात की गई थी, इसलिए उन्हें बड़ा अफसोस हुआ है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने मना किया है। ये सारा का सारा मामला आखिर हुआ क्या है? हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब, साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये क्या हुआ, क्या दबाव के तहत हुआ, क्या मामला हुआ है कि अज खुद नोटिस लिया? हालांकि फुल कोर्ट के 2 इजलास हुए, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, हुकूमत कहती रही कि जो हो रहा है वो चीफ जस्टिस की रजामंदी से हो रहा है, फिर ये सब कुछ हो गया। देखें शाहजेब, मेरा ख्याल है कि मिसकम्युनिकेशन हुई है जिलानी साहब से। उनको ये इंप्रेशन मिला कि फुल कोर्ट ने यूनानिमसली उनका नाम अप्रूव किया है और वो इस मामले पे खुश थे। लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस से बात की तो उनको अंदाज़ा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम है और वो कुछ जजेस जो हैं वो स्ट्रांगली डिसएग्री हैं इस इंक्वायरी कमीशन के। तो उसके बाद 2 दिन पहले ही वो माइंड बना चुके थे कि वो इस कमीशन को हेड नहीं करेंगे। उसके बाद इतलात हैं कि उन्होंने मिनट्स मांगे हैं जुडिशल जो फुल कोर्ट मीटिंग हुई उसके, तो वो मिनट्स उनको प्रोवाइड भी नहीं हुए। लेकिन वो ज़हन बना चुके थे कि जी मैंने नहीं होना इस कमीशन का हेड। फिर जो उन्होंने अभी जो लेटर जारी किया, ये लेटर का वो मौक़िफ़ है जो सुप्रीम कोर्ट के वो मिनॉरिटी जजेस का मौक़िफ़ है कि जी ये जो है ये मामला एग्जीक्यूटिव को कैसे भेजा जा सकता है, ये मामला 209 में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखे या सुप्रीम कोर्ट देखे। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 2 सोचें हैं वो सोच जो है वो डोमिनेट रही है और वो गालिब रही है, और उनका वो बात आखिर में मेजॉरिटी ने भी एक्सेप्ट करनी पड़ी कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद देखे। और फिर अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैसल जो हालात इंटरनली भी बने और फिर जिस तरीके से मुख्तलिफ वकला जो जब उनके खिलाफ रेफरेंस आया था तो वो उनके साथ खड़े थे, वो भी डिमांड कर रहे थे कि जी आप सो मोटो लें। तो ये सारी सूरत हाल के बाद उन्होंने
जो है वो सजेशन दी अपने 2 कमेटी के मेंबरान को कि जी सो मोटो लिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की जो माजरत थी वो सिंपल माजरत नहीं थी, उसमें बाकायदा उन्होंने जो रीज़न बताई हैं वो मेजॉरिटी जो फुल कोर्ट है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी बिल्कुल वो रिजेक्ट कर रही हैं और हुकूमती मौक़िफ़। लेकिन हुकूमत यही कहती है कि हमने जो इंक्वायरी कमीशन बनाया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ख्वाहिश पे बनाया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट खुद करना चाह रही है तो बिल्कुल करे। तो मेरा ख्याल है कि अब देखना है कि जो मौजूदा जो सूरत हाल बन गई है अब इसमें सुप्रीम कोर्ट किस तरह इस मामले को चलाती है, कि जो असल बात है कि जो प्रोसीडिंग बुध को होगी उसमें क्या चीज़ें जो है वो जो रिमार्क्स आएंगे, जो क्वेश्चन जो है जजेस करेंगे उसमें क्या किसकी तकवीयत, किस नैरेटिव की तकवीयत मिलेगी। अगर वो 6 जजेस के लेटर को सपोर्ट होता है कि जी वो लेटर जो है वो ठीक था और हम उनके साथ खड़े हैं, तो ये तो बड़ी मेरा ख्याल है कि इसको पीटीआई को फ़ायदा होना है। अगर उन 6 जजेस के हवाले से एक्स्ट्रा केयरफुल होती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है कि इस मामले को प्रोब होना चाहिए और फिर अपना ही वो कमीशन बना देते हैं, तो फिर जो है वो हम माजी में हम देख रहे हैं कि जो 6 महीने से हुकूमत और जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो एक पेज पे हैं, हर मामला उनका एक ही लाइन और लेंथ के साथ चलते हैं। तो वो अगर चला तो फिर मायूसी पीटीआई को होगी, उन 6 जजेस को होगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। मगर ये जो फैसला हुआ, जो बेंच बना 7 रुकनी ज़ाहिर अवेलेबल जजेस का है, जैसे मुनीब अख्तर साहब कराची में हैं, आयशा मलिक साहिबा लाहौर में है, दीगर जजेस ये 7 ही अवेलेबल है। ये कंसेंसस से 3 रुकनी कमेटी ने फैसला किया इस बेंच का और सुमोटो का, या इसमें भी इख्तलाफ था? मसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब मुकम्मल तौर पर एग्री किया उन्होंने? देखिए अगर ये अवेलेबल जजेस तो यही थे 7, क्योंकि जजेस जो हैं वो मुख्तलिफ रजिस्ट्रीज में हैं। अब इसमें भी 1-2 जजेस वो हैं जिनका मौक़िफ़ बिल्कुल डिफरेंट था और उन्होंने इन 6 जजेस का जो पॉइंट ऑफ व्यू था उनको सपोर्ट किया फुल कोर्ट में, वो भी इसमें है। अब ये देखना है कि जो फुल कोर्ट में हमें इतलात आई हैं कि उसमें 2 किस्म की ओपिनियन आई। 1-2 जजेस ने कहा कि जी वो हमारे हीरोज़ हैं और दूसरी तरफ से उस मामले को निगेट किया गया और उनको रोका गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो दोनों किस्म के जजेस अब इस बेंच का हिस्सा हैं। अब देखना है कि वो किस तरफ मामले को चलते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जुडिशल पॉलिटिक्स भी इसमें है इसका आंसर, और जिलानी साहब जो है जो इनकार है उसमें जुडिशल पॉलिटिक्स में वो जो ग्रुप है या वो सोच है वो गालिब आई है जो समझती थी कि कमीशन ना बने और जो है मामला सुप्रीम कोर्ट देखे। ये बड़ी अहम आपने बात की कि जो 7 रुकनी बेंच है इसमें वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी, उसमें इख्तिलाफ किया था एक दूसरे की राय से। ये कोई लाइक माइंडेड जजेस का 7 रुकनी बेंच नहीं है। मगर तहरीक इंसाफ ये भी मुतालबा करेगी कि फुल कोर्ट होना चाहिए, उसका कोई इम्कान है? क्योंकि ये तो अभी अवेलेबल जजेस हैं, मगर गौर खान साहब ने कहा कि जी आगे जाके बेशक 7 रुकनी ले लिया क्योंकि अवेलेबल थे, मगर फुल कोर्ट बन जाए। देखें बिल्कुल हो सकता है फुल कोर्ट भी हो, लेकिन अगर जो इतलात हैं वो ये हैं कि फुल कोर्ट में सबसे जो स्ट्रांग मौक़िफ़ था वो जस्टिस अतर मिनल्ला का था और उनको इस मामले का इदराक है कि जिस तरह उन्होंने जिस मेहनत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बनाई, जिस तरह की अपॉइंटमेंट की, मेरा ख्याल है कि वो इस मामले में उनसे ज़्यादा जो है वो इस मामले में सेंसिटिव कोई नहीं है। तो उनका इस बेंच में होना एक ही वो अगर हैं तो बड़ा ही मेरा ख्याल है कि उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। गो कि जैसे मुनीब अख्तर हैं, जैसे आयशा मलिक हैं, जैसे शाहिद वहीद हैं, वो जजेस भी थे जिनका ये मौक़िफ़ ज़रा डिफरेंट था दूसरे जजेस से। लेकिन अब जब ओपन हेयरिंग होगी तो ओपन हेयरिंग में बड़ा मुश्किल जो सूरत हाल है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। जो फ्रैंक एक गुफ्तगू फुल कोर्ट में जो है वो बंद कमरे में होती है वो उस तरह नहीं होगी। यहाँ जजेस बड़े मोहतात होंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि एक हफ्ते में जो सुप्रीम कोर्ट ने और ख़ासकर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने जो इक़दाम किए उसको जो है वो सेटबैक हुआ उन 6 जजेस को, और जिस तरीके से हुकूमत ने उस पर नैरेटिव बनाया और हम देख रहे हैं कि उन 6 जजेस को टारगेट सोशल मीडिया पे किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि जी अब हर मामले पे हम उनसे इतराज़ करेंगे। तो वो जो है वो जो स्ट्रेटजी थी चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जी वज़ीर आज़म से मुलाकात करना, वो मेरा ख्याल है कि उसने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को जो पैगाम सारे जजेस को देना था वो नहीं दिया, और जजेस उस पर काफ़ी हाई कोर्ट में भी एक परेशानी है कि जो हम माजी में भी हम देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जजेस की ख्वाहिश है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आना चाहिए हमारे जो सीनियर जजेस हैं उनकी तरफ से, और एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ होगी तो हम स्ट्रांगली उसको रिजेक्ट करेंगे। प्रेस रिलीज जारी करना एक डिफरेंट चीज़ है, और प्रेस रिलीज जारी हुई लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कैबिनेट ने भी उनके 6 जजेस के इक़दाम को रिजेक्ट किया, उनकी उस लेटर को उनके कंटेंट को रिजेक्ट किया। तो अब देखते हैं कि जो बुध को क्या जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है
क्या वो उसके जो रिमार्क्स हैं, जो क्वेश्चन है, उसमें जो किस पॉइंट ऑफ व्यू की तकवीत मिलेगी। बहुत अहम हेयरिंग होगी, बहुत अहम हेयरिंग होगी। बहुत शुक्रिया साहब हमारे साथ मौजूद थे तहरीक इंसाफ के लिए। और इमरान खान साहब के लिए आज एक और अच्छी खबर आई है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत जारी है। इनमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला केस साइफर केस है, जिसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है और तवक्को की जा रही थी कि जल्द ही इस केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपील पर अहम फैसला आ सकता है। इस केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल होगी, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना नैब रेफरेंस पर अहम फैसला आ गया है और अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। और आम बात यह है कि नैब के वकील ने खुद कहा कि उन्हें सज़ा मुअत्तली पर कोई एतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान और बुशरा बीबी की अपील पर समाअत की, जिस पर इमरान खान की तरफ से बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिया। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील अली जफर को मुखातिब करके सवाल किया कि क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है? अगर आप सज़ा मुअत्तली पर दलाइल देना चाहते हैं तो हम सुन लेते हैं, अगर आप अपीलों पर दलाइल देंगे तो हम आपको नहीं सुन सकते। साइफर केस में अपीलों को सुना जा रहा है, दोनों अपीलों को एक साथ नहीं सुना जा सकता है। इस पर अली जफर ने कहा कि हम सज़ा मुअत्तली के बजाय मरकजी अपील पर दलाइल देंगे। सलमान सफदर ने कहा था कि साइफर अपीलों पर वो आधे घंटे के दलाइल देंगे, मुझे तोशाखाना केस में आप दलाइल देने दें, ये बिल्कुल मुख्तलिफ केस है, इस पर हमारे इब्तिदाई दलाइल सुन लिए जाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस आज सुनकर कल समाअत के लिए नहीं रख सकते। साइफर केस में एफआईए के दलाइल शुरू होने हैं, हमें नहीं मालूम वो कितना वक्त लेते हैं। साइफर अपीलें 1-2 समाअतों में मुकम्मल हो जाएंगी, इसके बाद ही ये अपीलें सुनेंगे। हम आपकी तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत कर लेते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि क्या नैब सज़ा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ ने कहा कि हमने फैसले का जायज़ा लिया है, ये सज़ा मुअत्तली का केस है, सज़ा मुअत्तली पर हमें कोई एतराज़ नहीं है, ताहम अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती हैं। अदालत आउट ऑफ टर्न अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती है। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। इसके बाद अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल कर दी और दोनों को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 5 सितंबर 2022 को दायर किया गया था और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तेज़ रफ्तारी से समाअत करते हुए 31 जनवरी को इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी थी और उन पर यह तनकीद हुई थी कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए हैं और ये सज़ा आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। अब अपीलों पर बाद में समाअत होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।